जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो पेडागोगी मैराथन का ये पहला पार्ट है और जो आपके केवीएस सीटेट यूपीटेट सुपरटेट जो पेडागोगी है ये आपके सारे एग्जाम में काम में आने वाली है। लेकिन रिसेंट जो एग्जाम है वो केवीएस का एग्जाम है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केवीएस पर ओरिएंटेड ये वीडियो है। अभी तक हमने बहुत सारे लगभग 60 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पेडागोगी के। तो ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। और पर्पज भी यही था कि आप अलग अलग, यदि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो एक एक करके वीडियो देखेंगे, उन इससे अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह वीडियो मिल जाएगी। और जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, उनका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि यदि आप 2-3 बार एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं तो संभावना बिल्कुल कम हो जाती है कि आप एकदम, संभावना यही रहेगी कि आप सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में करेक्ट करके आएँ। और हमारा टारगेट जो है वो 60/60 का रहना चाहिए। एटलीस्ट 50 से कम मार्क्स आपके, 55 से कम मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए पेडागोगी वाले पोर्शन में। तभी आप जो है एक अच्छी मेरिट, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ताकि इंटरव्यू में भी आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो थोड़ा सा हम स्पीड से लेंगे क्योंकि हम इसको डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्रसव पूर्व अवधि क्या है, पेरेंटल पीरियड क्या है, ये आपको पता है कि गर्भाधान से बच्चे के जन्म तक की अवधि जो है ये प्रसव पूर्व अवधि कहलाती है। द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है? तो जिसमें बच्चे का भाषा का विकास शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, जो आपकी 2 से 6 साल की एज है अर्ली चाइल्डहुड की, वो जो है भाषा विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आंगनवाड़ी में भी बच्चे जो इसी उम्र में बच्चे प्रवेश करते हैं। और जो केंद्रीय विद्यालय में एक बाल वाटिका कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें से बाल वाटिका में भी बच्चे इसी एज में प्रवेश करते हैं। और उद्देश्य ये है कि उनके भाषा अधिगम को बढ़ावा दिया जाए, साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, पढ़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये भावनात्मक उथल पुथल घटनाओं की वृद्धि होती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह होते हैं, लापरवाह स्वभाव हो जाता है, सोच मूर्त कार्यों में प्रतिबिंबित, बुद्धि लब्धि में अचानक वृद्धि। तो ये सारे हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है वह है भावनात्मक, इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अप हेल्थ। बाकी तो होते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है पहला कथन है, आपको पता होगा। ये तूफान की अवस्था होती है, इनके हार्मोन जो है उथल पुथल जो है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे हैं बनते बिगड़ते हैं। ये भी आपने बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़ी हैं किशोरावस्था के बारे में। आगे पढ़ते हैं। शिक्षक को बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जो पर्सनल सोशल डेवलपमेंट निभाता है एक शिक्षक भूमिका। तो कौन सा कथन गलत है? आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा जब भी एग्जाम में है। कभी कभी ये जो गलत है ये आप नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं कहीं नॉट आता है, नहीं वर्ड, ये नहीं पढ़ पाते हैं। उसकी वजह से आप एक सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, और आपका 1 मार्क्स जो है आपका कट जाता है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। तो सामाजिक संस्कृति का ज्ञान देना चाहिए, मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए। विभिन्न सामाजिक योजनाओं और समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को डिस्करेज करना चाहिए। तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो ग्रुप एक्टिविटी में भाग ले और सामाजिक योजनाएं जो प्रोजेक्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट करे, स्कीम्स में पार्टिसिपेट करे बच्चा। आगे देखते हैं कि अलग अलग परिवारों से आते हैं तो अलग अलग संस्कृति होती है। बच्चों को अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करनी चाहिए, इंटरकल्चरल की एक दूसरे की संस्कृतियों को सीखें। तो ये भी ठीक है। सहकर्मियों, छात्रों और प्रधान अध्यापक के साथ मानव संबंध स्थापित करने चाहिए। तो ह्यूमन रिलेशन तो होना चाहिए, ये सही बात है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका रॉन्ग आंसर है। अगला देखते हैं। अधिकांश बच्चे 7 महीने की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8 महीने तक खड़े हो सकते हैं, 1 वर्ष तक चल सकते हैं। एक बार जब अंतर्निहित भौतिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो व्यवहार दक्षता के लिए वातावरण और थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। हालांकि इन व्यवहारों में तेजी लाने के प्रयास, विशेष प्रयास मदद नहीं करते हैं यदि शिशु परिपक्व रूप से तैयार नहीं होता है। देखिए, तैयार नहीं है इन सब के लिए, तो प्रकाशित शब्द के लिए महत्व के लिए जिम्मेदार ठहराया क्या जा सकता है? तो इसके लिए जो है आप देख सकते हैं कि खड़े होना, सहारे के खड़े होना, चलना, तो भौतिक संरचना का सीधा सीधा जो होता है। और साथ में क्या है कि व्यवहार में दक्षता के लिए वातावरण के थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी
परिपक्वता को, मैच्योरेशन को दर्शाते हैं कि मैच्योरेशन अभी नहीं आया है बच्चे में, यदि वो उसका विकास नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाला माध्यम क्या है। तो इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड द मेन कंट्रीब्यूटिंग एजेंसी क्या रहती है, आपका परिवार रहता है, क्योंकि वहीं से इसका भाषा का विकास शुरू होता है। आपको पता भी होगा कि जो स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी जो है आपके 18 घंटे जो बच्चा है आपका घर में रहता है, होम में रहता है। इसलिए ज़्यादातर जो भाषा का विकास है, और भाषा कम्युनिकेशन से आती है, तो घर में जितना भी कम्युनिकेशन होता है उससे डेवलपमेंट होता है भाषा का ज़्यादातर विकास। तो परिवार सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सोशल डेवलपमेंट में कौन अधिक भूमिका निभाता है, उसकी आनुवांशिकता, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक या फिर खेल। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यकता, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक या फिर खेल। तो यहाँ पर जो गेम्स हैं वो जो है एक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के, क्योंकि खेल में जो क्या करते हैं बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, वो उनका इंटरेक्शन होता है, वो लीडरशिप भी सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे का सामाजिक विकास पूर्ण होता है, विकसित होता है बच्चे के खेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता है आपको, तो दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। तो वृद्धि स्वाभाविक है, जबकि विकास को बाहरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो ग्रोथ होती है वो नेचुरल होती है, और विकास प्रभावित होता है आपके बाहरी कारक से। उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, माहौल मिलेगा, उसका विकास उस तरह से प्रभावित होता है। वृद्धि संतोषजनक है तो विकास का अनुसरण करता है, ये नहीं है। दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ चलती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही नेचुरल हैं, तो नेचुरल नहीं है, बाहरी हस्तक्षेप के द्वारा भी इनको प्रभावित, इफेक्टेड किया जा सकता है। आगे देखते हैं, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब क्वालिटी की बात आए तो वहाँ पर विकास कहलाता है, और क्वांटिटी की बात आए क्वांटिटेटिवली, तो ये जो है आपकी वृद्धि कहलाएगी। मात्रात्मक व्यक्ति क्षमता एक वृद्धि है, ये इसका सही उत्तर है, आपने इसको पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जीवन भर नहीं रहती। यह तब रुक जाती है जब क्या आ जाता है। तो जब ये किशोरावस्था, बचपन, एडल्टहुड या मैच्योरिटी, हाँ जब ये मैच्योरिटी आ जाती है तब क्या होता है कि वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ये ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों ही निरंतर चलते रहते हैं। तो इसका जो अभी इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन का सबसे जो प्रचलित पद्धति है मूल्यांकन की, वो क्या है। स्वप्रगति सूची, अभिवृत्ति का पैमाना, सेल्फ प्रोग्रेस इंडेक्स, एटीट्यूड स्केल, सर्वे इंटरव्यू, जीवनी संबंधी निबंधात्मक पद्धति, बायोग्राफिकल एंड इजी मेथड, या परोक्ष अवलोकन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अभिवृत्ति को बता दूं, जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड क्या कहलाता है, किसी टॉपिक, सब्जेक्ट, वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जो हम रुझान रखते हैं। मान लीजिए हम उसे अच्छा उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव। और किसी के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं तो कैसा एटीट्यूड वो हमारा कहला गया, नेगेटिव। तो इसके लिए जो है प्रचलित पद्धति वो है सर्वेक्षण साक्षात्कार। सर्वे करेंगे इंटरव्यू में, उसमें हम इस प्रकार के प्रश्न रखेंगे कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, केस स्टडी के क्वेश्चन रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा किसका, आपका एटीट्यूड का। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। असेसमेंट कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से नहीं है। आपका अचीवमेंट, कंटिन्यूअस, क्लिनिकल, रेमेडियल। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल है, नैदानिक है, ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित नहीं है। असेसमेंट में अचीवमेंट देखा जाता है, कंटिन्यूअस रहा, ये सतत, ये भी पता होगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। और रेमेडियल तो पता ही होगा आपको कि जब असेसमेंट करते हैं उसके बाद जो रेमेडियल क्लासेस लगवाते हैं, तो ये भी एक मूल्यांकन का एक पार्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो कंटिन्यूअस कम्युलेटिव इवैल्यूएशन का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना है, शिक्षण ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है, तनाव चिंता को कम करना है। ये ज़्यादा सटीक उत्तर है। अब मैं बताऊं कैसे,
क्योंकि कंटिन्यूअस और कम्युलेटिव का मतलब होता है कि हम उनका साल भर उसका लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं। उनके मन में ये कभी परीक्षा का डर नहीं है कि अब परीक्षा होने वाली है इसलिए वो टेंशन लेने लगे, तनाव लेने लगे। उनके प्रतिदिन के कार्यों का हम मूल्यांकन करते जा रहे हैं कि क्या उन्होंने सीखा, क्या किस में कमी रहेगी, जिसको हम और अच्छे तरीके से नई विधियों के द्वारा सिखाएंगे। तो ये कहलाता है सतत संचयी मूल्यांकन, और इसको व्यापक मूल्यांकन भी कह देते हैं क्योंकि ये संचय होता शुरू हो जाता है, ये बढ़ता रहता है मूल्यांकन, मतलब वो प्रोग्रेस उसकी बढ़ती रहती है बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर 3 रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए आपने कॉपी चेक करी है, एवेल्यूएशन का पक्षपात का आरोप लगाता है कि आप बायस्ड हो गए हैं, किसी में ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप रिजेक्ट करेंगे उसके ऑब्जेक्शन को कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पनिशमेंट देंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, अब उसकी उत्तर पुस्तिका और कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि रियल स्टेटस उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं जो उसे सच्चाई पता चल जाए, जिससे आगे से भी वो ये ना करे और उसको भी सच्चाई मालूम हो जाए इस बच्चे को। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि आप जब कॉपी चेक करें तो ये भूल करके, ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज नहीं होता है, तो जब आप कॉपी चेक कर रहे हैं तब आप वहाँ पर ये भूल जाएं कि ये बच्चा हमारी क्लास का होशियार बच्चा है इसलिए इसे ज़्यादा मार्क्स दे दें, अरे ये तो शैतान बच्चा है इसको कम मार्क्स दें। तो ऑब्जेक्टिव रहना है, उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि कौन बच्चा क्या है, जिस तरह से उसने लिखा है कॉपी में परीक्षा में तो उस हिसाब से आपको मार्क्स देने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव यदि गुण है आपके अंदर तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो और विश्वसनीयता, वैधता, तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। तो चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार का गुण है आप में तो आप वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को ये शो करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षण के लिए आकलन में क्या शामिल है? असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड्स, तो शिक्षण के अधिगम से पहले या दौरान व बाद में आकलन, तो ये आकलन होता है आपको पता है। स्व आकलन, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग, विद्यार्थियों में शैक्षणिक प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया, फीडबैक देना, तो ये सब जो है असेसमेंट में शामिल है। फीडबैक भी देना होता है, तो उसके पहले बाद में भी असेसमेंट करते रहना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? which of the following is not true for the construction of achievement test? अचीवमेंट टेस्ट आपको पता है जिसमें बच्चे की रुझान लिए जाते हैं कि वो एटीट्यूड टेस्ट भी हो कहलाता है, और बच्चे ने क्या क्या सीखा है। इसमें क्या है कि वो नहीं रहता है, इसमें आप उसको मार्क्स नहीं देते हैं, तो इवेल्युएशन नहीं कहलाता है ये। तो अचीवमेंट टेस्ट जो रहता है ये क्या है? सत्य नहीं है। तो यही सत्य नहीं है, इवेल्युएशन वो नहीं कहलाता है, क्योंकि इवेल्युएशन में हम उसको कोई मार्क्स ग्रेड प्रोवाइड नहीं कराते हैं कि वो पास है फेल है, उसमें जस्ट हम नॉलेज चेक करने की कोशिश करते हैं। एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, आपको पता होगा, उसमें क्लास 3rd 5th इसका टेस्ट लिया गया था कि हमारे जो देश के बच्चे हैं उनका लेवल क्या है। तो इसमें कोई मार्क्स नहीं प्रोवाइड कराए गए थे, ये सिर्फ उनका प्रोग्रेस चेक करना था इसका उद्देश्य। अगला देखते हैं, मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक अधिगमकर्ताओं के समग्र विकास, अधिगमकर्ता इसमें कौन कहलाएंगे? इसमें कहलाएंगे जो आपके बच्चे हैं वो आपके अधिगमकर्ता हैं। तो समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत टूल्स, टेक्नोलॉजी, उपकरणों की उपयोग की संभावना को प्रदान करता है। तो यह किस प्रकार का आपका मूल्यांकन है? तो आप प्रोग्रेस को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमेशा ये कैसा रहेगा? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। इसमें अब कहीं ना कहीं मार्क्स की कहीं चर्चा नहीं करी गई है कि आप मार्क्स दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, पास फेल हो रहे हैं बच्चे। तो ये आपका मूल्यांकन जो है आपका रचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। एनईपी भी इसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि समेटिव से ज़्यादा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट एवेल्युएशन पर ज़्यादा हमें केंद्रित होना चाहिए। आगे देखते हैं, निष्पक्ष मन से की गई प्रशंसा की मनोदृष्टि का मूल्य मानसिक डैश के विचार से प्राप्त किया जा सकता है। तो मानसिक, इसमें क्या है कि एन एटीट्यूड ऑफ फेयर माइंडेड एप्रिसिएशन ऑफ इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ कंसिडरेशन ऑफ मेंटल एवेल्युएशन होगा, मेंटल बिहेवियर, मेंटल मीजरमेंट, मेंटल, इसका जो सही आंसर है वो है मेंटल माप या मेंटल मीजरमेंट से हम
ये जो है की गई प्रशंसा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के कार्यों में से एक नहीं है। तो मूल्यांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, फीडबैक देना होता है, मोटिवेट करना होता है, बेटर गाइडेंस होता है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल इंडोक्रिएशनेशन या फिर इसको कह सकते हैं वैचारिक शिक्षण देना, ये नहीं होगा, ये आपका मूल्यांकन का एक कार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य क्या है। आईसीटी इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, आईसीटी के चीज़ों को हमें अपनाना है पढ़ाई में, लर्निंग प्रोसेस में। तो सीखने के परिणामों का अनुकूलन, बिल्कुल ये सही है। अधिगम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, संसाधन के उपयोग में अर्थव्यवस्था के लिए सोच को बढ़ावा देना, लेन देन के घंटों में शिक्षकों का कार्यभार कम करना। कार्यभार कम करना नहीं होगा इसका, तो सबसे उपयुक्त जो है वो है सीखने के परिणामों का अनुकूलन। ऑप्टिमाइज करना है लर्निंग आउटकम्स, कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हो बच्चे के रिगार्डिंग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आईसीटी के बारे में सही नहीं है, विच इज़ द नॉट करेक्ट अबाउट आईसीटी। एक आधुनिक शिक्षण सहायता है, शारीरिक श्रम को कम करता है, एक शिक्षक का एक विकल्प है। तो ये ऑप्शन 3 जो है आईसीटी सब्स्टिट्यूट है टीचर का, ये गलत है। कभी भी एक टीचर की जगह नहीं ले सकता है आईसीटी, बट माध्यम बन सकता है पढ़ाने का। एक शिक्षक आईसीटी का यूज़ कर रहा है और वो जो लर्निंग आउटकम्स और ज़्यादा यूटिलाइज हो पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय वाइल यूजिंग आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग, तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापकों के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ये भी नहीं है। भूमिका समन्वयक के रूप में होगी, यही सही है। ये टीचर की भूमिका जो है कोऑर्डिनेटर के बीच में होगी। जो आईसीटी टूल्स होंगे वो एक माध्यम बनेंगे और एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा अध्यापक, तो वो जो है ये सही हो जाएगा। टीचर विल बी सेंट्रल, तो सेंट्रल तो अभी नहीं है, वो तो शिक्षार्थी केंद्रित हमेशा ही रही है शिक्षा हमारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीटी डैश और डैश कौशल को बढ़ावा देता है, तो किसको, उच्च क्रम चिंतन और तर्क कौशल, तो यही हायर ऑर्डर थिंकिंग और रीजनिंग स्किल को ये क्या बढ़ाता है, आईसीटी बढ़ाता है, उसको सोचने में प्रेरित करता है। आईसीटी जो है विजुलाइज कराता है चीज़ों को, एकदम रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है आईसीटी। आईसीटी पता होगा, आईसीटी जो होते हैं वे चीज़ें जो दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, ऑडियो विजुअल, और इसमें वो सब चीज़ें आ सकती हैं जैसे आपका रेडियो हो गया, आपका हेडफोन हो गया, आपका टीवी हो गया, एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। तो और जो चीज़ें इनको पढ़ाई को भी आसान बनाती हैं, जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर है, कोई आप व्यू दिखा रहे हैं, कोई आप वाटर साइकिल दिखा रहे हैं, जैसे पानी बहुत बरसात होती है, आपको अब बच्चों को आप पढ़ाते हैं कहाँ कि आपकी मेघालय राज्य में, और आप रियल व्यू वहाँ का दिखा देंगे कि कितनी बरसात होती है, वीडियोस दिखा देंगे, तो और अच्छे तरीके से उनके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने रियल एक्सपीरियंस ले लिया है आईसीटी के द्वारा। आईसीटी मोड का उपयोग नहीं किया जाता है अधिगम में, तो मिश्रित अधिगम में, आईसीटी मध्यस्थता, पाठ्य पुस्तक अधिगम में या ऑनलाइन अधिगम में। तो टेक्स्ट बुक लर्निंग जो रहती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाठ्यपुस्तक अधिगम। तो जनरली क्या है कि ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब दोनों मोड हो गए आपके, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये भी इसमें किया जाता है आईसीटी का यूज़। इसमें मिश्रित अधिगम में, इसके बाद मध्यस्थता इसमें किया जाता है, ऑनलाइन में तो किया ही जाता है। लेकिन यदि टेक्स्ट बुक लर्न करनी हो, आपको किताब पढ़नी हो, तो जनरली उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक के लिए हमारे पास बुकें होती हैं, पुस्तकें होती हैं। तो ये जो है ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, आईसीटी का सक्षम शिक्षण सहायक सामग्री है। आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग एड क्या है आपका, ब्लैक बोर्ड है, सफ़ेद बोर्ड है, वीडियो क्लिपिंग है, पाठ्य पुस्तकें हैं। ये समझ में आ गया हो आपको कि ब्लैक बोर्ड जो है वो आईसीटी में नहीं आता, वाइट बोर्ड नहीं आता। आपकी जो कोई एक वीडियो क्लिप आप दिखा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, एक आईसीटी सक्षम शिक्षण, आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग एड ये कहलाएगी। टेक्स्ट बुक है, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन मेथड्स हैं पढ़ाने के हमारे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि आईसीटी समर्थित शिक्षण अधिगम रणनीतियों में क्या महत्वपूर्ण है। तो आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में क्या महत्वपूर्ण है, आपकी एनिमेशन टेक्निक आनी चाहिए, कि असेसमेंट प्लान होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव या क्लियर इंस्ट्रक्शंस।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस की। जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आईसीटी सपोर्टेड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस को अपन फॉलो करेंगे तभी हम उसका प्रॉपर आउटकम निकाल पाएंगे आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ का, क्योंकि आईसीटी तो एकदम अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी आपकी इंस्ट्रक्शंस वाली। आगे देखते हैं आईसीटी में क्या शामिल नहीं होता है। तो आईसीटी में टेस्ला ऑटोमोटिव, टेलीफोन, टेलीविज़न या रेडियो, तो आईसीटी ये नहीं है। टेस्ला ऑटोमोटिव जो है ये नहीं शामिल होगा जो आईसीटी में। बाकी टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो ये जो है आपको आईसीटी में यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं आईसीटी का उद्देश्य क्या होता है जनरली। तो स्मार्ट स्कूल बनाना होता है, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, या दोनों। तो दोनों हैं कि स्मार्ट स्कूल बना दें, इस्टेब्लिश कर दें, और कैपेसिटी टीचर्स की बढ़ा दें ताकि वो बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स ले पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। कौन सा कथन एक सत्य है, सही कौन सा है। तो पाठ्यक्रम तुलना में पाठ्यचर्या में कई गतिविधियाँ होती हैं। सिलेबस हैज़ मैनी एक्टिविटी, तो सिलेबस तो नहीं होगी, एक्टिविटी ज़्यादातर किसमें, पाठ्यचर्या में होती हैं। पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्या होता है आपका, पाठ्यक्रम ये जो पाठ्यचर्या होती है, करिकुलम, स्कूल एक साल में स्कूल के समस्त गतिविधियों का, एक्सपीरियंसेस का, सिलेबस का, हर एक जो है समग्र पूरा इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, एक व्यापक शब्द होता है, सब कुछ उसमें शामिल होता है स्कूल के बारे में। तो ये है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का व्यापक दायरा है, ऐसा नहीं है। समान घटक हैं, ये भी नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं विद्यालय प्रणाली में पढ़ाई गई सामग्री का पूर्ण समुच्चय क्या कहलाता है। पता होगा आपको कि जो कंप्लीट सेट जो कहलाता है, स्कूल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, ये कहलाता है आपका करिकुलम कहलाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में आपका अध्ययन सूची। कई बार इसका नाम चेंज हो जाता है, तो आपको इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ता है, क्योंकि दो नाम आ जाते हैं, हो सकता है इसका दूसरा नाम आ जाए आपका पाठ्यचर्या ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पाठ्यचर्या के मानकों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज कौन सा है, कि द डॉक्यूमेंट दैट सेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम को आपको पता होगा एनसीएफ जो है वो क्या कहलाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड्स निर्धारित होते हैं करिकुलम के। तो सिलेबस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है इसके द्वारा निर्धारित होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनसीएफ जारी कौन सा करता है, कौन सी संस्था, तो ये एनसीईआरटी जारी करती है। चाहे वो 2005 का एनसीएफ हो, चाहे 2022 का हो, ये जो है किसने जारी किया है, इशू किया है, आपके एनसीईआरटी ने इशू किया है, जारी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द का उपयोग अधिगम अनुभवों की समग्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को शो करने के लिए, दैट द पीपल रिसीव थ्रू मैनफोल्ड एक्टिविटीज इन द स्कूल। तो ये पता होगा, ये जो कहलाता है आपका पाठचर्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्देश्य आधारित शिक्षण और परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता है, कि पाठ्यक्रम में अस्पष्टता, सुनिश्चित आकलन, वैधता, स्पष्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ये एक नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, तो ये जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे देखते हैं जीरो जो पाठ्यक्रम क्या कहलाता है। आपका पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य हो, छात्र नहीं सीखते, जो शून्य विधियों का उपयोग किया जाता है, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। तो करिकुलम जो है जो क्या करते हैं, तो इसमें जो है पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं ये आ जाएगा, क्योंकि वो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं। वो या तो बच्चे खुद से ही सीखते हैं, या बड़े होने के बाद सीखते हैं, या वो ग्रुप एक्टिविटी वो दोस्तों के रहने पर या घर परिवार में अपने आप सीख जाते हैं। तो वो आपका जीरो करिकुलम कहलाता है या नल करिकुलम कहलाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम की कितनी व्यापक श्रेणियां हैं। हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द करिकुलम आर देयर। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 4, 3, 2 या 5। तो इसका 3 हो जाएगा। 3 तरह के आपके क्या होते हैं, करिकुलम होते हैं। कौन से, एक होते हैं आपकी चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें चाइल्ड सेंटर में रहता है। दूसरा आपका विषय केंद्रित या टॉपिक सेंटर्ड रहता है। एक रहता है समस्या केंद्रित या प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो ये जो 3 विषय आपके
श्रेणियां बांटी गई हैं पाठ्यक्रम की, ये 3 ही होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है कि टीचिंग को जो इजी बनाने के लिए होता है, या रोचक, समझने आसान, प्रभावी बनाने के लिए। यही है कि हमारी टीचिंग हमारी इंटरेस्टिंग बन सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो और इफेक्टिव हो। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं पढ़ाने में, और हमें पढ़ाने में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए एक्टिविटीज़। उससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक बहुत नए तरीके से सीखते हैं और बहुत आगे प्रोग्रेस करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधारों के अंतर्गत कौन सा आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर साइकोलॉजिकल बेस ऑफ करिकुलम? तो पाठ्यचर्या का समाज की जरूरतों, आवश्यकताओं के साथ सकारात्मक संबंध होता है, दर्शन साध्य है और शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। आगे देखते हैं, इसमें शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं, समाज स्कूली पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के प्रयास किए जाते हैं। तो आपको पता भी होगा कि एजुकेशन क्या है, चेंज ऑफ बिहेवियर इन ऑफ लर्नर, या किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा है। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार है। किसका? पाठ्यचर्या का, करिकुलम का मनोवैज्ञानिक आधार है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी भी आपके आधार हैं वो जो है पाठ्यचर्या के, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल बेस की बात करी गई है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, पाठ्य विवरण या सिलेबस है। सिलेबस को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एकीकृत श्रृंखला जिसका उद्देश्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त करना है, दार्शनिक, सामाजिक, प्रशासनिक कारक जो शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना में योगदान देते हैं, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किए गए कार्यक्रमों की सूची बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिक्षण और अधिगम के विस्तृत और संक्रियात्मक विवरण। तो जो डिटेल्ड एंड ऑपरेशनल स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये क्या है कि ये सिलेबस को बेस्ट डिफाइन कर रहा है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ द एजुकेशन, भाषा कौशल का विकास है, सामाजिक नागरिकता का विकास है, या व्यक्तित्व का विकास है? आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्तित्व का विकास है वह क्या है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्कूल संस्कृति शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर स्कूल कल्चर से रिलेशन क्या है? तो स्कूल कल्चर क्या होता है? तो स्कूल कल्चर वो होता है जो जिसमें बच्चे हर तरह की संस्कृति सीखते हैं, बच्चों का विकास होता है, वो हर तरह का कौन सा विकास होता है? कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, इमोशनल होता है, तो और ये और आपका शारीरिक विकास होता है। तो ये जो है स्कूल संस्कृति का क्या अर्थ है यहाँ पर? विश्वास, धारणा, संबंध और दृष्टिकोण, बिलीफ, परसेप्शन, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड्स, यहाँ पर स्कूल कल्चर का ये अर्थ होता है विद्यार्थियों के लिए। आगे देखते हैं, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। तो सर्टेन गोल का मतलब क्लास एक प्रकार से ये भी आता है कि बच्चा यदि फेल हो जाता है तो वो ये पूरी टीचिंग पेडागोगी का फेलियर माना जाता है। कोई सर्टेन गोल नहीं प्राप्त कर पाता है तो ये फेलियर बच्चे की ये फेलियर है, क्लास की है, स्कूल की है, या फिर पेरेंट्स का है। तो ये फेलियर ऑफ स्कूल माना जाता है यदि बच्चा किसी निश्चित गोल प्राप्त करने में असफल होता है, क्योंकि हर तरह की पेडागोगी अपनाई जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर पेडागोगी का फेलियर माना जाएगा, स्कूल का फेलियर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बच्चों में एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया के बारे में जाने, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप हैं देशों के साथ में वो जाने। तो विश्व नागरिकता के लिए तैयार करना ये हो सकता है। संकीर्ण राष्ट्रवाद के बुरे प्रभावों को समझने में सक्षम बनाना, कि वो एक नैरो नेशनलिज्म से हट करके वो एक उनका सोच जो है ग्लोबल हो। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण का विकास करना, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, छात्र के मन में शांति के प्रति प्रेम और युद्ध के प्रति घृणा पैदा करना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शांति के प्रति प्रेम तो ठीक है, लेकिन युद्ध के प्रति घृणा का मतलब यदि कभी आपकी इंटरनेशनल में कभी आप जैसे मान लीजिए कभी वॉर हो जाते हैं तो यदि युद्ध के प्रति घृणा है तो उस तरह आर्मी तो वर्क ही नहीं करेगी हमारी, यदि हेट हो जाएगी। हाँ, हमारा प्रायोरिटी शांति होनी चाहिए, लेकिन आपको युद्ध के लिए भी यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखते हैं, समझ रखते हैं, तो हमारे युद्ध के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए।
हमारी फोर्स, आर्म फोर्स जो है मजबूत होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन नियोजित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करता है। जो डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट कहलाता है, मैनेजमेंट से मतलब है स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, जिसके जो मुखिया मैनेजर होते हैं वो स्कूल के एचएम प्रिंसिपल होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कब कहलाएगा? डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता होगा, जिसमें कोई जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सबकी कॉपरेशन होता है। तो योजना सभी कर्मचारियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से बनाई जाती है, इसी को हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट कहेंगे। योजना केवल प्रिंसिपल हेड के द्वारा बनाई जाएगी, कर्मचारियों को सलाह, सजेशन देने की, एडवाइस देने की अनुमति नहीं है, और सभी शक्तियां अपने पास रखता है। तो ये कोई डेमोक्रेटिक माहौल नहीं कहलाएगा किसी विद्यालय का। आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है, स्कूल पर बहुत अधिक बातें करती है, ये क्या शो करता है? कि उसे घर पसंद नहीं है, उसके विचारों को स्कूल में स्वीकारा जाता है, बहुत सारी बात करने का अवसर देता है, या स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए, टीचर्स डिमांड रखते हैं। तो ये है कि वो जो बात करती है उनको स्कूल में क्या है, उनको स्कूल में एक्सेप्ट किया जाता है, उसके दोस्त वो बातें सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2। और मे भी ये हो सकता है कि घर पर यदि वो बात करने की कोशिश करती हो तो डांट दिया जाता हो, कुछ भी यदि वो प्रश्न करती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाले स्कूल से अनुपस्थित और पलायन के सबसे उपयुक्त कारणों में शामिल क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल विच हिंडर्स द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम इंक्लूड। तो स्कूल से जो बच्चे जो हैं गायब हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, आपका पढ़ाने का तरीका खराब है, अप्रभावी शिक्षक हैं, ऑल ऑफ दिस। तो आपको समझ आ गया होगा, ये तीनों रीजन आपको लग रहे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। जो सक्सेस वर्ड है उसको केवल स्कूल तक, अब मार्कशीट तक, एकेडमिक तक नहीं सीमित रखना चाहिए, जबकि इसको क्या करना चाहिए? ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, ट्रेनिंग्स के द्वारा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, सोशियो इमोशनल कैपेसिटी बिल्ड करके, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाएं, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिस पर बच्ची कमजोर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, यदि सोशियो इमोशनल कैपेसिटी हमने बिल्ड कर दी तो वो जो है व्यापक नहीं, वो जो व्यापक हो जाएगा, सिर्फ वो पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा, समाज में भी वो अच्छे रिलेशंस, अपने मैनेजमेंट और बहुत आगे जो है उनका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। छात्रों में व्यक्तिगत अंतरों को संबोधित करते हुए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल को किस प्रकार सहायता प्रदान करनी चाहिए? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, तो उनको इंक्लूड करते हुए और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो एजुकेशन के एम्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं बच्चों की? तो छात्रों को सीखने के लिए विविध अवसर प्रदान करें, व्यक्तिगत अंतर दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें, ये नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, वो अंतर नहीं दूर करना है। धीमी गति से सीखने वाले को विशेष विद्यालय में भेजना, सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का पालन करना, तो ये भी नहीं होगा कि स्टैंडर्ड की कभी भी बात ही नहीं आई है कि हम एक जैसा करिकुलम फॉलो करें। तो यही है, छात्रों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करना। ये जो ऑप्शन नंबर जो है 1 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम बच्चों में अलग अलग पेडागोगी से, विविध अवसर से सिखाएंगे, तो हर तरह का बच्चा जो है अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार वो खुद ही उस माहौल में सीख लेगा। एक विद्यालय बालक के लिए एक सच्चा दूसरा घर बन जाएगा। सोचिए, यदि एक सेकंड होम की तरह हो जाएगा, कैसे? यदि इसका वातावरण घर के जैसा हो, या फिर स्कूल में भोजन भी उपलब्ध कराया जाता हो, बच्चे के शैक्षणिक विकास में मदद करता हो, या यह सीखने की इच्छा उत्पन्न करता हो। तो इसमें जो आपको देखो, स्कूल में भोजन, ये तो गलत हो जाएगा। आप आपके बचे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो शैक्षणिक विकास में मदद करता है, एकेडमिक डेवलपमेंट में, तो ये करता है, लेकिन इससे बच्चे का ये दूसरा घर नहीं बनेगा। और इसमें है कि यह सीखने की इच्छा उत्पन्न करता है, या इसका वातावरण घर के वातावरण के जैसा हो। बिल्कुल, ये तो सही है।
आपको लग रहा होगा कि ये सीखने की इच्छा उत्पन्न करता हो, इससे आप दूसरा घर नहीं बना सकते। बिल्कुल एक होना ऐसा ही चाहिए। घर का वातावरण का मतलब है, घर का वातावरण कैसा रहता है? घर का वातावरण ऐसा रहता है जब बच्चे को सब प्यार करते हैं और उसको डर नहीं रहता है कोई। मेन चीज़ उसका होता है फियर फ्री इन्वायरमेंट। यदि फियर फ्री हम बना देते हैं, घर जैसा बना देते हैं, तो बच्चे को एक दूसरा घर लगने लगेगा जो आपका स्कूल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना, जिससे बच्चे अपनी भावनाओं को, अपने प्रश्न जो हैं खुले मन से स्कूल के शिक्षक से पूछ सकें। वही एनवायरनमेंट बनाता है बच्चे को, स्कूल को दूसरा घर बनाता है। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? तो इस जो क्लास मैनेजमेंट है उस पर कैसे फोकस होना चाहिए? तो कठोर नियंत्रण करेगा वो, रिजिड रूल्स होगा तो ये नहीं होगा। सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा, बिना प्रश्न पूछे, तो ये जो आपके गलत हो जाएंगे आपको पता चल जाता है। और जो ये है अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देने के द्वारा। तो यदि गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ये जो है कक्षा मैनेजमेंट कौशल का अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि आप हर एक को अवसर दे रहे हैं अपनी जो प्रश्न है पूछने के लिए, अपनी रिप्लाई देने के लिए, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश नहीं है? तो जबकि ऐसा होना चाहिए कि प्रश्न पूछने के कौशल बढ़ाना चाहिए, तो कौन सा नहीं है? तो विकास स्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नों की सराहना करना, तो ऐसा तो करना चाहिए। प्रश्न है कि क्या नहीं है? सही उत्तर के साथ चर्चा बंद नहीं करना, कभी भी उत्साहजनक तरीके से उत्तर देना। थर्ड नंबर है नेवर रिस्पॉन्ड इन इनकरेजिंग वे, तो यही हो जाएगा, कभी भी उत्तर नहीं। इसका सही है कि उत्तर नहीं देना। तो कभी भी यदि हम उत्साहजनक तरीके से उत्तर नहीं देंगे तो ये क्या है, बच्चे में प्रश्न पूछने के कौशल को वो घटा सकता है। बाकी जो है बाकी आपके सही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न की कौन सा सही नहीं है बच्चों के प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है। तो यदि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो जो बच्चों को क्या पता होगा कि वो अपनी दिखावट, व्यक्तित्व, सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। उन्हें कभी समादृत कन्फर्म ओनली इफ दे कन्फर्म टू क्लासरूम नॉर्म्स, उन्हें तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। समादृत समझा जाएगा, एक्सेप्टेड है, समादृत का मतलब उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और जब वो प्रश्न पूछने को बोला जाए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो क्लासरूम का यदि इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि वह अपनी दिखावट, व्यक्तित्व और सफलता से परे, इन सब से हटकर एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्टेड हैं क्लास में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं? तो कक्षा प्रक्रिया में कौन सा घटक नहीं है? के अलावा का मतलब कौन सा घटक जो है नहीं है हमारा? तो शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, छात्र के अधिगम का मूल्यांकन, अपेक्षित अधिगम मूल्यांकन, या फिर कक्षा का संचालन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, तो क्लासरूम में जो है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन जनरली नहीं किया जाता है। ये तब किया जाता है जब इंस्पेक्शन होता है, जब अधिकारी या फिर आपके जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं उसमें आपका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन जो है कक्षा प्रक्रियाओं का मुख्य घटक ये नहीं है, बाकी जो है मुख्य घटक हो जाते हैं आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो विद्यार्थियों की बोरियत महसूस करने की संभावना है। स्टूडेंट जो है बोर फील करेंगे जब यदि हम गतिविधि को महत्व नहीं दे रहे हैं, गतिविधि को महत्व दे रहे हैं सफलता मिलने पर, अपेक्षा होने पर। तो यही है, यदि आप एक्टिविटी पर नहीं वैल्यू दे रहे हैं, बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं, आप क्लासरूम में क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर, बच्चे उसे पूरा राइट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, यही चल रहा है क्लास में, तो वो कैसे करेंगे, क्या फील करेंगे? बोरियत महसूस करेंगे। तो ये उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास कराना चाहिए? तो ये है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म का। ये एनईपी में भी कहा गया है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद जब आप क्लासरूम टीचिंग पूरी हो जाती है तो ब्लैक बोर्ड को किसी छात्र से साफ करा दिया जाना चाहिए। ऐसा होता है लेकिन ऐसा करवाना नहीं चाहिए, ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही है कि ब्लैक बोर्ड को शिक्षक द्वारा साफ करना चाहिए। टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड।
और वैसे भी एक है कि अब ज़्यादातर यूज़ आपको वाइट बोर्ड का करवाना चाहिए यदि आप कहीं स्कूल में जाते हैं। पॉसिबल है कि यदि आप वाइट बोर्ड करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी सही रहता है। चौक के द्वारा डस्ट वगैरह बहुत क्लास में उड़ती है, जो कि हेल्थ के लिए उतना ठीक नहीं रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समान कक्षा प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? हाउ मेनी मेजर कंपोनेंट्स आर देयर इन जनरल क्लासरूम प्रोसेस? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। इसके 3 घटक होते हैं। एक कक्षा जो प्रक्रिया है, क्लासरूम प्रोसेस है, उसमें 3 होता है। एक तो टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, और एक टीचिंग लर्निंग आपका मटेरियल या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आप पढ़ा रहे हैं। तो टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये 3 घटक हैं एक कक्षा प्रक्रिया के। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं। बहुभाषी का मतलब मल्टीलिंगुअल हैं। कई बार शिक्षक दूसरी भाषा को जानता है, कई बार बच्चे अलग अलग भाषाओं को जानते हैं। तो शिक्षक को एक बाधा की, एक बर्डन के रूप में, प्रॉब्लम में, ऑब्स्टिकल या फिर रिसोर्स, इसे एक रिसोर्स के रूप में जानना चाहिए। यदि क्लास में बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं तो उन्हें साथ में क्या है कि जब आप नहीं रहेंगे क्लास में तब वो इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्शन, और उसके थ्रू ही वो अलग अलग भाषाओं को जान जाएंगे, कुछ वर्ड सीख जाएंगे और अलग अलग संस्कृतियों को भी पहचानेंगे। तो ये जो है एक रिसोर्स की तरह देखना चाहिए एक टीचर को, यदि उसकी कक्षा कैसी है, मल्टीलिंगुअल क्लासेस है उसकी। आगे देखते हैं, हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन वी टीच आर्ट इन क्लासरूम? तो ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे और वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है। कला का रूप प्रदान करना जिसका वे अनुकरण कर सकते हैं। विभिन्न कला के रूपों का उदाहरण देना या कला प्रदर्शन के वीडियो दिखाना। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर हो। ऐसा लग रहा है जैसे अपन चारों ही हो सकते हैं, तो अनुकरण तो नहीं होगा। तो ऐसी गतिविधियां, खेल प्रदान करना जो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक आर्ट हो जाएगी। आर्ट एक स्किल है, स्किल डेवलपमेंट भी एक आर्ट के अंतर्गत आता है आपका। हम बढ़ते हैं। आर्ट यहाँ पे ड्राइंग से रिलेशन बस नहीं है आर्ट का। अगला है कि पियाजे के अनुसार बच्चे की वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस दौरान सीखेंगे? तो ये आपको पता है, सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, चारों दी हैं। तो पहली अवस्था जो कि 0 से 2 ईयर्स तक की रहती है, इसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व, चीज़ों का स्थायित्व देखना सीखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है बच्चे के विकास की पहली अवस्था, जो पियाजे के अनुसार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्था। आगे देखते हैं। अगला है इवॉन पावलाव के द्वारा जो ये आपका पावलाव एक्सप्लेन करता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो वो क्या समझाता है? आपका रेनफोर्समेंट, एसोसिएशन है, इमिटेशन है या फिर इंसाइट है? तो इसका जो है कि पावलाव द्वारा सिद्धांत जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, वो बताता है कि साहचर्य जो है, सिद्धांत अधिगम के द्वारा किसको समझाता है? वह एक एसोसिएशन को, साहचर्य को समझाता है। आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा जब आप सीटेट के बारे में सीटेट में पढ़ रहे होंगे पेडागोगी को। पावलाव ने जो अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पता है आपको, इसी के थ्रू उसने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया है। कुत्ते के पूर्व अनुमानित लास्ट राउंड को क्या कहा है? तो वो है आपका मानसिक साइकिक सेक्रेशन कहा है। आपको पता होगा कि कुत्ते में, वो डॉग में हैबिट डलवा देता है कि जब वो बेल बजाता है उसके बाद उसको खाना देता है, तो बेल से उसको ये पता चल जाता है कि खाना मिलने वाला है। तो एक बार क्या करता है, वो खाना नहीं देता लेकिन बेल बजाता है, उससे क्या है, उसका लार निकलने लगता है। तो वो जो है आपका मानसिक श्रवण या साइकिक सेक्रेशन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रमानुसार व्यवस्थापन की क्षमता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एबिलिटी ऑफ शेरिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसमें आपके ऑप्शन है, ये जो चारों अवस्थाएं आपकी पता है पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की दी हुई हैं। आपका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि एक जैसे कंजे एक लाइन में रखे हैं बहुत सारे, मान लीजिए 10, ठीक है। तो इसको यदि कोई डिसबैलेंस कर दे, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा होगा जिसको काउंटिंग वगैरह भी नहीं सीखेगी, वो मानेगा कि अब जो है नंबर से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ जो क्रमानुसार व्यवस्थापन जो है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाती है, जो कि कितने 7 से 11 साल की एज में रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पुराने विचारों में नई जानकारी को अनुकूलन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
ये दो वर्ड बहुत आते हैं, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन, और इसके बाद ऑपरेटिव इंटेलिजेंस या फिगरेटिव इंटेलिजेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या है, आत्मसातकरण। इसका आत्मसातकरण जो है मैं बता दूं, जब पुरानी किसी सूचना में का उपयोग करते हुए कोई बालक जब नई सूचना नई इन्फॉर्मेशन को सीखता है वो कहलाता है आपका आत्मसातकरण। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो छोटा बच्चा है, यदि उसने एक वाइट कलर का डॉग देख रखा है तो हमेशा उसके दिमाग में ये हो जाता है कि जब वो वाइट कलर का होता है डॉग, लेकिन यदि वो आगे चल करके कोई ब्लैक देखता है तो उसके वो अपनी जानकारी में क्या करेगा, अनुकूलन कर लेगा, फिट कर लेगा कि वाइट जो डॉग होता है वो कैसा होता है, वो ब्लैक भी होता है, वो उसमें जोड़ लेगा नई जानकारी को। तो ये कहलाता है एसिमिलेशन। और एक्मोडेशन क्या कहलाता है, एक्मोडेशन ये कहलाता है जब परिवर्तन करता है अपनी पुरानी जानकारियों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी का लेते हैं कि जैसे डॉग के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो वो ऐसा समझने लगता है कि वो 4 पैर वाले सभी जानवर जो हैं डॉग कहलाएंगे, लेकिन जब वो बहुत सारे जानवर को देखता है तो वो परिवर्तन करता है जानकारी में, ऐड नहीं करता है, परिवर्तन करेगा तो वो कहलाएगा समायोजन कहलाएगा। तो इसमें क्या है कि नई जानकारी को अनुकूलन करने की प्रक्रिया आपका आत्मसातकरण कहलाएगी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा दी गई तथा बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई अवधारणा किस प्रकार का अधिगम है। तो रोट लर्निंग कहलाएगी आपका किसी के द्वारा दी गई और बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई अवधारणा जो है किस प्रकार का अधिगम है। ये आपका अर्थपूर्ण हो जाएगा, मीनिंगफुल, या फिर डिस्कवरी बेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं भी मीनिंगफुल, डिस्कवरी, इसके तो वर्ड्स एलिमेंट आए नहीं है क्वेश्चन में। तो एक ने दी है अवधारणा, दूसरे ने ग्रहण कर लिए, तो ये आपकी रिसेप्टिव या फिर ग्रहणशील अधिगम जो है ये वाला। आगे देखते हैं पावलाव का, फिर से आ गई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में किस एनिमल पर प्रयोग किया, ये आपको पता है आपको कि किस पर प्रयोग किया था, आपके डॉग पर प्रयोग किया था पावलाव ने, है ना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास जो है होता है स्किनर के अनुसार, तो जन्मजात क्षमता के परिणाम स्वरूप, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अनुकरण और पुनर्बलन, आउटकम इमिटेशन और एनफोर्समेंट, या फिर परिपक्वता मैच्योरिटी के आउटकम के फलस्वरूप। तो इसका जो सही उत्तर है बीएफ स्किनर के अनुसार तो वो है अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप जो है बच्चे में भाषा का विकास होता है। आप अनुकरण करके सीखते हैं और पुनर्बलन के द्वारा, ये आपको पता होगा। वाइगोत्स्की के विचार में जो है संज्ञान जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दिया है वाइगोत्स्की आपके इसने ये जो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि भाषा जो है आपकी संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, आपका सुगम बनाती है। इसमें आपको पता होगा कि जो वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर जो प्रिंसिपल दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है किसी बच्चे के सामाजिक और विकास में। देखते हैं कि बंडूरा के अवलोकन अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसको मैं सही आंसर ही बता देता हूँ कि ये इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जो अधिगम का क्रम है कि ध्यान प्रक्रिया है, उसके बाद रिटेंशन है, अवधारण है, प्रोडक्शन पुनः प्रसिद्धीकरण, और उसके बाद मोटिवेशन। ये जो क्रम है एक अधिगम का क्रम किसने बताया है, बंडूरा के अनुसार है। आगे देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अग्रणी शिक्षकों की प्रमुख भूमिका क्या है। तो जो आपके मेजर रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल लीडिंग टीचर्स यहाँ पर HM को बताया गया होगा। तो वही हेड टीचर्स होते हैं प्राइमरी में। कक्षा प्रबंधन में योगदान देना, शिक्षण के कार्यबल के कौशल ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार करना, इम्प्रूव द स्किल नॉलेज परफॉर्मेंस ऑफ टीचर वर्कफोर्स, सुपरवाइज द डिलीवरी ऑफ टीचिंग प्रोग्राम, और यहाँ पर डेवलप एंड मैनेज द स्कूल कोड ऑफ कंडक्ट। तो सबसे जो ज़्यादा इसमें उसका मेजर रोल है कि स्किल को, नॉलेज को, परफॉर्मेंस के और टीचर के वर्कफोर्स को ये मजबूत करना कि आपके जो टीचर्स हैं उनमें स्किल इंप्रूव हो, नॉलेज अच्छा हो और वो परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएँ। उसके लिए आप यदि काम करते हैं तो ये क्या है, आप जो लीड टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के, ये आप अच्छा रोल आप निभा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पाठ्यचर्या का कौन सा सिद्धांत सुझाता है कि पाठ्यचर्या का गठन व्यक्तिगत मतभेदों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। तो इसलिए आपका क्या है कि हर तरह के सजेशंस उसमें लेने चाहिए, किसी एक का सजेशन नहीं होना चाहिए।
व्यक्तिगत मतभेद, मतलब कि हर एक की प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए, हर एक के उसमें व्यूज होने चाहिए पाठ्यचर्या में, क्योंकि बच्चा भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपने सिद्धांत पढ़ा है। तो यह सिद्धांत कौन सा है पाठ्यचर्या का? लचीलेपन का है, सह संबंध का है, दूरदर्शी का है, या संरक्षण का है? तो यहाँ पर तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है लचीले पल का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि करिकुलम में एक लचीलापन होना चाहिए कि उसको इंडिविजुअल नीड के अनुसार उसको चेंज भी किया जा सकता है जब क्लासरूम टीचिंग के दौरान। डैश डैश को अग्रिम रूप से तैयार की गई सामग्रियों की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ये जो मटेरियल है पहले ही प्रिपेयर कर लिया जाता है और निर्देश के लिए इरादा किया जा सकता है, इंटेंडेड फॉर इंस्ट्रक्शन। तो क्या है वे? करिकुलम चेंज है या करिकुलम डिज़ाइन है? तो ये है करिकुलम डिज़ाइन, जो है पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, पाठ्यक्रम का प्रारूप और सामग्रियों की व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कौशल अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने के लिए छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और वांछनीय आदत, जो डिजायरेबल हैबिट्स है, को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो स्वच्छता है, पौष्टिक भोजन, आसन है, पोस्चर से। तो ये आपके सभी ऑल ऑफ दीज अबव ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यचर्या की कार्यान्वयन को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है? कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन नहीं करता है इम्प्लीमेंट ऑफ करिकुलम को? तो ये मीडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मीडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए मीडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन को निर्धारित करने वाला कारक मीडिया नहीं है। यहाँ पर टीचर्स, स्कूल और रिसोर्सेज जो हैं आपके कार्यान्वयन को पाठ्यचर्या के निर्धारित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों के निम्नलिखित आचरण में से कौन सा यह दर्शाता है कि वे बाल अधिकारों का सम्मान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज शो दैट दे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ चाइल्ड? तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, तो कम उपलब्धि वाले छात्रों को स्कूल छोड़ने के लिए कहना, तो कभी भी टीचर ये नहीं कहेगा कि स्कूलों से छोड़ना चाहिए। कठोर परीक्षा कार्यक्रम, तो बहुत कठोर एग्जामिनेशन शेड्यूल हो, ये नहीं होगा। और जो विशेष बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको दूसरे स्कूल जाने की सलाह ये नहीं देगा टीचर। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यदि है, शिक्षार्थी केंद्रित, तो ये है, ये शो करता है कि वो जो चाइल्ड राइट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ के टीचर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आकलन को कार्य को आसान और अधिक सटीक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षित अधिगम के परिणाम होने चाहिए? तो टू मेक द टास्क ऑफ असेसमेंट इजी एंड मोर एक्यूरेट, द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम नीड टू बी स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल या अचीवेबल। तो ये जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, आपके ऐसा एकदम विशिष्ट नहीं होने चाहिए कि वो आप एकदम उसे आप प्राप्त ही ना कर पाए आप। तो वह पाठ्यक्रम व्यवस्थापन जो एक ही कक्षा में कठिनता के सिद्धांत और पुनरावृत्ति के सिद्धांत दोनों को महत्व देता है, वह कौन सा सिद्धांत है? ट्रॉपिकल अप्रोच है, स्पाइरल है, तर्कमूलक है, या सकेंद्री आपकी अप्रोच है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रकरण उपागम। तो इसमें क्या है, प्रकरण उपागम को टॉपिक अप्रोच रहेगी, तो आप कठिनता के सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत दोनों को महत्व देंगे यदि वो अप्रोच आपकी कैसी है, ट्रॉपिक अप्रोच है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय को समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना है, कि वो समाज की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है, तो शिक्षक के लिए इनमें से 3 आवश्यक हैं, कौन सा आवश्यक नहीं है? तो जो है दे मस्ट रिलेट स्कूल एक्टिविटी टू कल्चरल पैटर्न, संस्कृति से जोड़ना चाहिए, तो ये तो है जोड़ना चाहिए, लेकिन प्रश्न में है कौन सा आवश्यक नहीं है? सामाजिक संपर्क में व्यवहार को संग्रहित करना चाहिए और मार्गदर्शन देना चाहिए, तो ये भी ठीक है। छात्रों को सांस्कृतिक विरासत को जानना, कि कल्चरल हेरिटेज को जानना चाहिए, तो देखिए 1 2 3 जो सही हो जाते हैं, तो चौथा अपने आप ये गलत हो जाएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं कि दे मस्ट मेक द स्कूल एज अ रेप्लिका ऑफ एडल्ट सोसाइटी। तो उन्हें एक वयस्क समाज की प्रतिकृति विद्यालय को बनाना है, तो ये नहीं है। विद्यालय समाज की इकाई है, लेकिन समाज के जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ पे एक सामाजिक जो नागरिक हैं उनका निर्माण होता है, उन्हें मूल्य सिखाना है, उसे प्रतिकृति नहीं बनानी है समाज की। तो ये जो आवश्यक नहीं है स्कूल के लिए। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 जो है प्रमुख विशेषताओं जो 5 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है, एनसीएफ 5 की करिकुलम से रिलेटेड विशेषताएं हैं, तो कौन सी हैं? ज्ञान का परिप्रेक्ष्य जो है और कक्षा पर्यावरण, ये दोनों हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इन दोनों को महत्व दिया गया है,
तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट फॉर द क्वेश्चंस, ये सही उत्तर हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल किया गया है? तो प्रोग्रेस और यूनिकनेस किसको शामिल किया गया है? तो ये आपने पढ़ रखा है, एनईपी वाले में भी मैंने बताया था कि जो 3 पक्ष हैं इन पर डेवलपमेंट, इन पर फोकस करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ये एनईपी में चर्चा की है। और उनका रिपोर्ट कार्ड भी इन्हीं के अंतर्गत 360 डिग्री बनाया जाएगा, जो उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास को दर्शाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो एनसीएफ 2005 का परिणाम था। इसके अंतर्गत एक लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना और जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चों की जो हर तरह की शिक्षा है उसको डेवलप करना, कुल मिलाकर के। भारत में बाल अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चाइल्ड जो राइट हैं वो किस पर लागू होते हैं? जनरली यदि हम सोचते हैं 6 से 14 वर्ष से, तो ये नहीं है, ये आपका मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो आरटी 2009 में है वो है ये। लेकिन जो बच्चों के अधिकार हैं, जो एनसीपीसीआर जो है ये बाल अधिकारों का संरक्षण करती है, इंडिया लेवल पे देखती है, काउंसलिंग करती है। तो ये 18 वर्ष से कम के आयु जो है आपको पता है ये कैसे कहलाते हैं? आपके नाबालिग कहलाते हैं, वयस्क नहीं कहलाते। तो इनका 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा हो तो वो जो है बाल अधिकार आयु वर्ग में आएगा, उसको सारे जो चाइल्ड राइट हैं उसको प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में विद्यालय में क्या होना चाहिए? तो सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, पानी ढका होना चाहिए और क्षमता के अनुसार पर्याप्त पानी हो। तो ये एक सिंपल ही क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डैश डैश ने बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इस पर बहुत जोर दिया है। तो ये है आपका आरटी अधिनियम जो कि 2009 में आया था, ये आरटी एक्ट आपको पता होगा। ये जो एसएमसी शुरू हुई, शिक्षक अनुपात, यदि पूछा जाए कि प्राइमरी क्लास में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए तो आपका 1:30 हो जाना, ये या एक शिक्षक पर 30 छात्र होने चाहिए। वहीं बात करें मिडिल स्कूल में तो 1:35 होना चाहिए। स्कूल 35:1 भी कह सकते हैं कि 35 जो 35 बच्चों पर कितने एक शिक्षक होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था? तो 1986 में आपको पता है पहली 1968 में आई थी 1986, और अभी की जो वर्तमान है 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। तो इसका जो है जो सबसे उद्देश्य था तो सार्वभौमिक शिक्षा रिटेंशन था, या एसेस एंड एनरोलमेंट, या फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। सबसे ज़्यादा था कि सार्वभौमिक पहुंच, शिक्षा की पहुंच जो सार्वभौमिक हो, एनरोलमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका उद्देश्य था। आपको कम से कम उद्देश्य याद रहने चाहिए जो शिक्षा नीति है। यदि आप 1968 की शिक्षा नीति का उद्देश्य जाने तो इसका क्या उद्देश्य था? कृषि शिक्षा देनी चाहिए और एक व्यावसायिक शिक्षा, ये जो है उद्देश्य था 1968 की एजुकेशन पॉलिसी का। और हमारी जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या है, उसके बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि ऐसी हम टीचिंग सिस्टम बनाएं, शिक्षा प्रणाली बनाएं जिसका क्या हो, जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करें। भारत के हर एक बच्चे का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट, वो उसका उद्देश्य होना चाहिए। ये भारत की एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रीय एनसीपीसीआर, देखिए क्वेश्चन आ गया, जो नेशनल लेवल पर बच्चों के अधिकारों का जांच करती है, शिकायतों की जांच करती है और स्थिति का आवधिक सामाजिक संपरीक्षा करना, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू करना और अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा, प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, ये भी आपका क्या है, उत्तरदायित्व है एनसीपीसीआर का। तो इसका जो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पी मोस्ट एक प्रोग्राम था जो कि प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो है एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया था। ये कोविड टाइम में किया गया था। टीचर्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो एम्फेसिसाइज ऑन लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
तो इस पर क्या है, ये बल देती है, ये पॉजिटिव है। फिर भी अगले हम देख लेते हैं, केवल संज्ञानात्मक विकास, तो ये नहीं होगा। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, तो स्टैंडर्डाइजेशन कहीं भी आ जाए तो भी ये गलत हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, स्टैंडर्ड नहीं है आपका करिकुलम। स्मरण कौशल के मापन पर, इसका जो सही उत्तर है वो है कि फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित जो है अधिगम होना चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को किस स्कूल में प्रवेश पाने का अधिकार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी पहुंच जो है केवल सरकारी स्कूलों तक है या फिर सभी स्कूलों तक है? तो ये जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार, एडमिशन का, वो फंडामेंटल राइट है चाइल्ड का, और सभी स्कूलों में प्रवेश पाने का अधिकार है, ये RT 2009 ये जो है एक्ट कहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि बालक का जो बाल्यावस्था है, ये जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी से ही आपका क्या है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शैशवावस्था से। और आपने ये भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो आपका परिवार रहता है, जो शैशवावस्था में बच्चे अपने परिवार के साथ मोस्टली टाइम स्पेंड करता है, और जो परिवार होता है बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का आपके परिवार में ही होता है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? जस्ट अभी आपने पढ़ा है। तो पुस्तिकाएं, इमीडिएट फैमिली, तो आपका जो निकटस्थ परिवार है वहाँ प्राथमिक कारक है वो समाजीकरण का। तो वर्क प्लेस जहाँ काम करते हैं पेरेंट्स वो नहीं है, बाकी नहीं होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकटस्थ परिवार। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि डैश एंड डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। प्राथमिक संस्था आपकी फैमिली, परिवार हो गई। द्वितीय संस्था के रूप में विद्यालय आपका आता है, विद्यालय परिवार या विद्यालय जनसंचार। ये जो मीडिया, स्कूल एंड मीडिया जो है आपका द्वितीयक समाजीकरण है एक बच्चे के लिए। बढ़ते हैं कि कौन सा समाजीकरण का कारक नहीं है? तो पीयर ग्रुप होता है, फैमिली, शॉपिंग या बुक्स। तो यहाँ पर जो एक शॉपिंग है वो एक समाजीकरण का कारक नहीं है। बुक्स कहीं ना कहीं समाजीकरण को हमें समझाती हैं, बताती हैं। एक परिवार, पीयर ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो हैं समाजीकरण के कारक होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूली जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो कौन सी है? ये जो स्कूल में जो आपका समाजीकरण होता है वो आपको पता है कौन सा रहता है? आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन रहता है। कहाँ पर? स्कूल में। और प्राइमरी कहाँ पर होता है? फैमिली में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्रीड़ा प्रणाली स्तर के विद्यालय में, तो जो प्ले वे स्कूल है आपका, खेल के दौरान जो है, तो सोशलाइजेशन की विधि क्या है? कि शिक्षक सहकर्मी समूह के आपसी चर्चा और गतिविधियों में संचालन करके समाजीकरण में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है शिक्षक। यह सीखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सीखा जाता है। बिल्कुल, ये जो आपका है कि सीखने का कोई स्पेशल नियम नहीं है, विधि नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं होगा नियम। जब प्ले वे लेवल स्कूल, प्ले वे लेवल का मतलब है कि खेल के द्वारा जिस स्कूल में सिखाया जाता है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? प्ले वे लेवल स्कूल। तो यही हो जाएगा कि सीखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सिखाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। और चूंकि प्रश्न यही था कि प्ले वे लेवल स्कूल कौन सा है, ये है समाजीकरण की विधि, तो यही ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन बच्चे के समाजीकरण में भूमिका नहीं निभाता है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन में कौन रोल प्ले नहीं करता है? स्कूल, फैमिली तो करती है। मीडिया जो जनसंचार, इसका दूसरा नाम आपका जनसंचार होता है मीडिया का। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भौतिक संरचना है, चाहे बिल्डिंग्स है, वो जो है सोशलाइजेशन में भूमिका नहीं निभाती हैं किसी बच्चे की। बढ़ते हैं कि समाजीकरण की प्रकृति क्या है? तो नेचर ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? तो ये हमेशा इंटरेक्शनल रहता है, ये हमेशा इंटरेक्शन से बढ़ता है। बच्चे का परिवार के साथ जब होता है, विद्यालय में टीचर्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, सोसाइटी से, तो जितना इंटरेक्शनल प्रोसेस होगी, इतना अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होगी, उतना ही अधिक क्या है समाजीकरण होगा किसी बच्चे का।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि किस प्रकार का समाजीकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल, कल्चर से रिलेटेड जो सोशलाइजेशन है और विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृति से संबंधित सामाजिक कौशल, विकास की अवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आपका ये कौन सा है? जब विकास पर ध्यान दिया जाता है तो ये आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहलाएगा, आपका विकासात्मक समाजीकरण कहलाएगा। देखते हैं विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या कथन सत्य है। तो स्कूल और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा सही है कि विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक है? तो पहला नहीं है, पहला आपकी फैमिली हो जाती है। महत्वपूर्ण कारक है, हाँ, विद्यालय समाजीकरण का एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई भूमिका नहीं होती तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, और बहुत कम भूमिका निभाता है तो ये ऐसा भी नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो विद्यालय है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में या सोशलाइजेशन में। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? जब बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में रहते हैं, जिसको आप 2 से 6 ईयर के कह सकते हैं, जब बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं, प्री प्राइमरी के रहते हैं, उस समय क्या विशेषता नहीं रहती है? तो खेल की आयु है, सवाल करने की आयु है, अनुकरणीय, तो ये प्री गैंग एज जो है, तो इसके लिए जो सही उत्तर है वह है खेल की आयु। क्योंकि जो आपकी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है, वो एक प्री गैंग एज भी रहती है, अनुकरण से सीखते हैं, बहुत सवाल करते हैं। लेकिन जो प्ले एज रहती है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड कहलाती है, जो कि आपकी 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा मानसिक विकास का पहलू है? तो मानसिक विकास में संवेग, बुद्धि, भाषा, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, इमोशंस, ये सभी आ जाते हैं। इसीलिए उपरोक्त सभी इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, न्यू बिहेवियर और रूल्स सिखाते हैं बच्चों को, एंड एक्सेप्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ, कौन सा सोशलाइजेशन विद्यालय में रहता है? ये आपको पता है कौन सा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक आपका परिवार में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था एक यूनानी शब्द एडोलेस्केयर से बना है। एडोलेस्केयर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है आपका परिपक्व विकास, मेच्योर डेवलपमेंट, यूनानी शब्द है, इसका अर्थ है आपको याद कर लेना है। देखते हैं वर्ष योजना, ईयर प्लान क्या कहलाता है? तो पाठ को सुसंगत तरीके से आगे लाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार किए गए पाठ की रूपरेखा। तो ये पाठ की रूपरेखा क्या ये प्लान है? एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार, मतलब कि जो प्लान प्रिपेयर कीपिंग इन व्यू ऑफ लेसन टू बी टॉट मंथ वाइज इन एकेडमिक ईयर, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कोई सेशन शुरू होने के 2-3 महीने पहले ही बना लिया जाता है, तो ईयर प्लान जो रहता है। और शैक्षणिक वर्ष में माहवार, मंथली जो पढ़ाए जाने वाले पाठ को ध्यान में रखते हुए हम एक योजना तैयार करते हैं, ये आपका ईयर प्लान कहलाता है। इसी तरह एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान भी बनाते हैं, जिसमें स्कूल से रिलेटेड सारी एक्टिविटी जो साल भर में होनी है, जो भी पढ़ाई का ढांचा रहेगा, वो सब उसमें मेंशन किया जाता है। वाइगोत्स्की है, इसका सिद्धांत आपने सोशियो कल्चर का पढ़ा होगा। सांस्कृतिक सामाजिक विकास है, तो ज़्यादातर इन्होंने संस्कृति पर फोकस किया है, भाषा, संस्कृति और ज्ञान पर केंद्रित है। किसका, कौन केंद्रित है? वाइगोत्स्की। आगे देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये पढ़ा होगा, जो कंटिन्यू बच्चे का चलता रहता है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। तो ये जो है ज्ञान का मूल्यांकन करता है, तर्क शक्ति, रीजनिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, या सभी का। तो ये इसका सही हो जाएगा कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये जो है CCE का उद्देश्य है, ये इसका क्या है, एम है CCE का। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में, सह पाठ्यचर्या मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो सिर्फ क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी सारी जो एक्टिविटियां रहती हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसमें डिबेट हो गई, आपकी डांस, एग्जीबिशंस, ड्रामा, आपकी स्पीच, कोई ड्राइंग, कोई ऐसी जो अपन ऑर्गेनाइज करते हैं प्रदर्शनी टाइप स्कूल में, तो किसको छोड़ करके गतिविधियां शामिल हैं? शिक्षण को। जो टीचिंग के अलावा, जो क्लास टीचिंग के अलावा बाकी जो एक्टिविटी हैं साथ में पढ़ाई के, वो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अधिगम अक्षमता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत सारे आपने डिसेबिलिटी पढ़ी होंगी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म, ये सारी क्या हैं कि इसके कारक जो हैं दोनों हो सकते हैं, जैविक पर्यावरणीय, जो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंटल, और जेनेटिक फैक्टर भी है। तो A and B बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर।
उच्च विद्यालय जो है आपके हाई स्कूल में है, छात्रों के बीच में लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभव है। तो शैक्षणिक विषयों में शिक्षा कक्षाएं, तो को एजुकेशनल क्लासेस एकेडमिक सब्जेक्ट, यही सही है इसका, कि शैक्षणिक विषयों के साथ साथ आप सह शिक्षा कक्षाएं जो हैं को एजुकेशनल क्लास पढ़ाएं, जिसमें इन सब चीज़ों को, स्वस्थ दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों को आप शामिल करें कक्षा में। बाकी जो है अलग अलग कक्षाएं लड़के लड़कियों की लगाएंगे, है ना, तो ये सही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। समावेशन का क्या अर्थ है? ये आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारा पढ़ रखा होगा। तो इसका यही है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, उनका क्या बैकग्राउंड है ये सब सोचे बिना निरपेक्ष होकर, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व, परिवर्तन तो ट्रांसफॉर्म करता है, एक टीचर जो लीडरशिप है कोशिश करता है कि बदलाव आए, जो लीडरशिप होता है, तो वो डैश और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, और किसके बारे में, इनोवेशन के बारे में क्या करता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये किसके बारे में है, इनोवेशन के बारे में और आपके उद्यमिता के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में परिवार और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? स्कूलों में जो परिवार का और आपकी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन है कि स्वयं सेवा, बेहतर अभिभावक कौशल, स्कूल के साथ नियमित संचार होना चाहिए और छात्रों के सीखने में सक्रिय भागीदारी। तो कम्युनिकेशन विद स्कूल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बना रहना चाहिए, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, और एक्टिव पार्टिसिपेशन स्कूल लर्निंग में हो, स्टूडेंट्स लर्निंग में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, परिवार समुदाय की भागीदारी स्कूल में बढ़ जाएगी। तो विद्यालय शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है भारतीय शिक्षा को? तो आपको जो NEP आपने पढ़ी होगी, वो जो 5+3+3+4 वाला रूल है, तो ये कितने भागों में, 1 2 3 4 भागों में इनको बांटा गया है। इसको आपने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, इसीलिए इसको अब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 है, यह निर्धारित करता है कि शिक्षा डैश डैश होनी चाहिए, जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो कैसी होनी चाहिए? तो सह शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए, स्कोलेस्टिक, लगातार परीक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी करके होना चाहिए, या एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से। तो यही हो जाएगा कि थ्रू एक्टिविटीज़ इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, इसके द्वारा बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। अभी तक जो हमने जितनी सारी वीडियोस देखी हैं पेडागॉजी की, उनका एक बार फिर से रिवीजन हो गया होगा, और पर्पज़ भी इसका यही था कि आप एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं एक ही वीडियो में। तो लगभग मैंने इसमें 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको ज़रूर रिवीजन हुआ होगा। और एम यही है कि परीक्षा में इतनी बार आप 2-3 बार गो थ्रू हो जाएं हर एक क्वेश्चन से, ताकि वहाँ पर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नया नहीं लगे और आप सारे क्वेश्चन पेडागॉजी के सही करके आएँ और अच्छी मेरिट लाएँ अपने एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।